हैकाथॉन डे वन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ योर मार्केटप्लेस जर्नी। आपके इस पीडीएफ को अपग्रेड कर दिया गया है, तो अगर आप इस वीडियो को चेक करें तो मेक श्योर कीजिए कि सबसे पहले अपग्रेड के अकॉर्डिंगली अपने टास्क को कंपाइल कीजिए। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आपने किस तरीके से टास्क को कंप्लीट करना है, किस तरीके से उसको सबमिट कराना है। आपको बेसिकली इस टास्क के अंदर यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल डेटा प्रोवाइड आउट किया गया है, जिसकी यूटिलाइजेशन करते हुए आपने अपने इस हैकाथॉन को कंप्लीट करना है। आपको पता है कि 7 डेज का चैलेंज है। हर दिन आपको एक नया नया यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपके हैकाथॉन से रिलेटेड डिटेल्स होंगी जिनको आपने फुलफिल करना होगा। तो पहले दिन की बात करें तो आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, क्यू कॉमर्स एंड रेंटल ई कॉमर्स के अकॉर्डिंगली बात करनी है। अब ये जो तीनों ई कॉमर्स की टाइप आपको यहाँ बताई गई है इस मार्केट प्लेस बिल्डर हैकाथॉन के अंदर, आपको जो टेम्पलेट आपके हैकाथॉन नंबर 2 में प्रोवाइड किए गए थे, वो कहीं ना कहीं इन कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे ले डाउन करते हैं। हम फर्दर जैसे इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो हैकाथॉन का टेम्पलेट था वो कौन सी कैटेगरी में ले डाउन करता है। बेसिकली इस हैकाथॉन में सबसे पहले आपने ये चीज पता करनी है कि आप यहाँ पर जो भी टेम्पलेट आपके पास ऑलरेडी गिवन है वो कौन से ई कॉमर्स की टाइप का है। ई कॉमर्स की टाइप का जो है वो बेसिक ई कॉमर्स जो होता है हमारे पास, उसकी टाइप का हैकाथॉन टेम्पलेट है, क्यू कॉमर्स का हैकाथॉन टेम्पलेट है, या फिर रेंटल ई कॉमर्स का आपके पास हैकाथॉन टेम्पलेट है। मैं तीनों के बीच में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा यहाँ पे कि आपके पास कौन सा जो टैम्पलेट है वो ले डाउन करता है। अच्छा देखें, जो बेसिक ई कॉमर्स होता है उसमें सारी बेसिक चीजें होती हैं, जैसे आपके पास क्लॉथिंग का जो आपका ब्रांड होता है, आपके पास मल्टीपर्पज कैटेगरीज जिसमें आती हैं, वो वाले जितने भी आपके पास टैम्पलेट्स होते हैं ना, वो सब नॉर्मल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। अमेजोन, दराज, जहाँ पे हर तरह की चीज जो है वो हमारे पास बिकती है, वो कहलाते हैं नॉर्मल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। देन हमारे पास होते हैं क्यू कॉमर्स के प्लेटफॉर्म। इसमें आपके पास वो वाली वेबसाइट्स आती हैं जिसमें मेडिसिन, ग्रोसरी, फूड पांडा, इस तरीके की जो वेबसाइट्स होती है ना, जहाँ से आप फूड ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, वो वाली वेबसाइट जो है वो आपके पास क्यू कॉमर्स के अंदर आती है। अब आपके टैम्पलेट में यहाँ पर जो फूड की वेबसाइट है, जैसे कि टैम्पलेट नंबर 9 जो है वो क्यू कॉमर्स के अंदर जो है वो काउंट होता है। इसके बाद आते हैं आपके पास रेंटल ई कॉमर्स। आप में से ज्यादातर लोगों के पास ना रेंटल ई कॉमर्स की वेबसाइट है। आपके पास फर्नीचर्स हैं, आपके पास टैम्पलेट है कार्स से रिलेटेड, आपके पास यहाँ पर एक और भी टेम्पलेट है जिसके अंदर जो है ना वो आपके थोड़े बहुत ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स हैं और इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। और एक सोफा वाली आपके पास दो तीन जो है ना वो हैकाथॉन की वेबसाइट्स हैं, तो वो सारी वेबसाइट्स कहाँ आती हैं, वो सारी रेंटल ई कॉमर्स के अंदर आती हैं। तो अब इन तीनों कैटेगरी के अकॉर्डिंगली चूज करना कि आपका टेम्पलेट क्या है। अच्छा, टेम्पलेट से रिलेटेड मैं बिल्कुल आखिर में भी एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, तो पूरी वीडियो जो है वो लाजमी सुनना, ताकि मिस नहीं करो टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली ना उस बात को। देन क्या करना है यहाँ पे कि आपने अपने अकॉर्डिंगली देखना है कि आपके पास कौन सा रेंटल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, क्यू कॉमर्स मार्केट प्लेस है, या फिर नॉर्मल आपका जो भी कोई मार्केट प्लेस है वो आपने जो है वो यहाँ पे चूज करना है। आपका प्राइमरी पर्पस क्या होता है मार्केट प्लेस का, वो आपने बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करना है। जैसे अगर ज्यादा लोगों के पास रेंटल ई कॉमर्स है, तो उसका पर्पस क्या होता है कि हम लोगों को टेम्परेरी बेसिस के ऊपर चीजें प्रोवाइड करते हैं जो कि उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। फर्दर चल के इसको डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड भी जो है वो हम बात करेंगे। वापस आते हैं अपने पीडीएफ के ऊपर, तो यहाँ पे ना आपको पूरी की पूरी इन्होंने डिटेल्स अपग्रेड करके दी है। अच्छा, ये अपग्रेडेशन जो है अच्छी है, पहले वाले टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली, पहले वाले पीडीएफ के अकॉर्डिंगली इन्होंने इसमें चीजें वगैरह जो है वो ज्यादा फुलफिल कर दी है। एक्चुअली ये जो है ना बहुत बेसिक लेवल पे इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके अंदर ना आपको सारी चीजें बताई हैं। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स में किस तरीके की चीजें होती हैं, क्यू कॉमर्स क्या होता है, क्यू कॉमर्स में आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हो, उसमें आपको क्यू कॉमर्स के अकॉर्डिंगली फूड पार्लर की एग्जांपल दी थी। इसी तरीके से इंस्टा क्राफ्ट हो गया आपके पास ग्रोसरीज के लिए, और जो है क्या कहते हैं यहाँ पर मेडिसिन के लिए दवाई.com की वेबसाइट जो होती है वो इन्होंने यूटिलाइज की। तो इसके बारे में ना उन्होंने अच्छा काफी आपको लिख के बताया, ताकि आपको जो है वो ये चीज फाइंड करने में आसानी हो कि एग्जैक्टली आपका जो हैकाथॉन टेम्पलेट है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर बैठता है, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों के पास रेंटल ई कॉमर्स है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे ना उन्होंने कुछ टर्म्स बताई हैं, इन टर्म्स को बहुत गौर से सुनना। मैं
टू द पॉइंट जल्दी-जल्दी वो टर्म्स बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंटली यूज़ होती हैं ताकि हम जो है हैकाथॉन की तरफ जाएँ कि सो करना किस तरीके से। सबसे पहले आपको स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आगे चल के आप इन्वेंटरी बनाओगे इस हैकाथॉन के अंदर तो स्टॉक कीपिंग यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंटरी को कैसे ट्रैक किया जाता है। आपके पास जो भी कोई प्रोडक्ट होता है ना वो एसकेयू से शुरू होता है हमारे पास ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब मैं अपनी वेबसाइट पे भी रखती हूँ तो मैं एसकेयू के साथ ही प्रोडक्ट्स को रखती हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसकेयू का मतलब क्या होता है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली यूटिलाइज़ किया जाता है। मैं इन सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, लेकिन इसमें जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। वेयरहाउस सबको पता है कि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो है, वो हमारे पास चीज़ें रखी जाती हैं। स्टॉक लेवल कितना स्टॉक मेरे पास मौजूद है। वेयरहाउस का सबको पता है आपकी लोकेशन जहाँ पे आप स्टॉक जो है, वो अपने लोकेट करते हो या स्टोर करते हो। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की बात करें तो आसान अंदाज़ में समझाती हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के थ्रू आप तक जो है, वो शिप की जाती है। ठीक है? इसके बाद ऑर्डर फुलफिलमेंट का सबको पता है कि एंड टू एंड प्रोसेस होता है कि आप जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करते हो वो आपके पास किस तरीके से डिलीवर होता है। डिलीवर होने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक डिलीवरी का टाइम फ्रेम होता है। जैसे अगर हम कराची में रहते हैं तो 2 दिन के अंदर हमारे पास डिलीवरी होती है तो वो डिलीवरी एसएलए के थ्रू यहाँ पर होती है। देन यहाँ पे हमारे पास जो है वो कस्टमर एंड सर्विसेज रेट भी होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। इन्वेंट्री का टर्नओवर भी हो सकता है आपके पास कि इन्वेंट्री में आपके पास हो सकता है आपने 10 प्रोडक्ट लिए हो, आपका 1 प्रोडक्ट सेल हो और बाकी 9 प्रोडक्ट आपके सेल ना हो। और हो सकता है कि एक साथ 10 प्रोडक्ट का आपके पास ऑर्डर हो जाए और आपकी इन्वेंटरी जो है वो खत्म हो जाए, तो उस केस में रीस्टॉकिंग आपको लाज़मी यहाँ पे पता होनी चाहिए। देन फिर प्राइसिंग है यहाँ पे और अगर हम और यहाँ पे जो है वो टू द पॉइंट चलें तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बाउंस रेट। बाउंस रेट आपको ऐसे पता होना चाहिए कि क्लाइंट कितनी देर आपकी वेबसाइट पे आता है, कितनी देर वो आपकी वेबसाइट पे रुकता है, कितनी देर वो आपकी वेबसाइट पे इंटरैक्शन करता है। गूगल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बाउंस रेट। जितना अच्छा बाउंस रेट होता है, उतना ही अच्छा गूगल आपके वेबसाइट को वैल्यू देता है। तो फर्दर जब अपने मार्केट प्लेस को लॉन्च करोगे तो बाउंस रेट पे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करो कि उसको इतना अच्छा रखो कि यूज़र आपके वेबसाइट के ऊपर लाज़मी रुके। इसके बाद हमारी बाकी की जितनी चीज़ें उसमें सप्लाई चेन आप लोगों को पता है कि नॉर्मली किस तरीके से प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ की जाती है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम जो है वो डायरेक्टली सप्लायर से अपने प्रोडक्ट्स लेकर उसको सेल आउट करते हैं। देन उसके बाद आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग आती है। आप घर बैठे कमीशन पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके एफिलिएट मार्केटिंग को यहाँ पे कंपाइल कर सकते हैं। लैंडिंग पेज आपको सबको पता है कि वेबसाइट के अकॉर्डिंगली होता है। यूज़र एक्सपीरियंस आपका जितना अच्छा होगा वेबसाइट में उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपकी अच्छी रहेंगी। इसके साथ-साथ यहाँ पे फ्लैश सेल आपके पास जो है वो आपको पता होनी चाहिए। मैं इसमें से वो चीज़ें बता रही हूँ जल्दी-जल्दी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है हैकाथॉन के अंदर कि जिनका आपने ख़्याल रखना है इसको बिल्ड करते हुए ना, ठीक है? फ्लैश सेल आप सबके पास है तो आपने उसको जो है वो कंपाइल करना है। देन चीज़ कहलाती है एबी टेस्टिंग में ये जो इतने सारे पॉइंट्स लिखे ना सेपरेट वीडियो क कन्वर्ट इसकी कर दूँगी और उसमें इन डिटेल इनके ऊपर बात कर लूँगी। कि ये किस तरीके से इन सब चीज़ों पे काम होता है। एबी टेस्टिंग में क्या होता है कि हम जो है ना वो अपने प्रोडक्ट्स को किसी लेइंग में रखते हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट पे मैं जो हूँ क्या कहते हैं ₹10 प्राइस रखती हूँ और एक प्रोडक्ट पे मैं ₹5 प्राइस रखती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि जी दोनों में से कौन-सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। कौन-सा यूज़र जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट को मेरी कंपाइल करता है। जो भी प्रोडक्ट मुझे एबी टेस्टिंग में अच्छा रिज़ल्ट देता है तो मैं उसके अकॉर्डिंगली उसका रिज़ल्टिंग सेट कर आगे उसको कंपाइल कर देती हूँ। किस तरीके से कंपाइल करती हूँ मिसाल के तौर पे मैंने जिस प्रोडक्ट की प्राइस ₹10 रखी है और एक की ₹5 रखी है, तो हो सकता है कि ₹10 वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। अगर वो ₹10 वाला प्रोडक्ट मेरा एबी टेस्टिंग में ज़्यादा बिक रहा है, तो मुझे पता है कि ठीक है, अगर मैं इसकी प्राइस 10 से 20 भी करती हूँ, तो तब भी इसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा है, ये उतने जो है वो कंपाइलेशन के ऊपर हमारे पास सेल होगा। देन इसके बाद आपको सेस सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, लॉजिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। पे पर क्लिक हमारे पास जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, एड्स वगैरह के थ्रू जैसे हम अपने वेबसाइट्स पे एड वगैरह रन कराते हैं। आप सबने मेरी वेबसाइट देखी है, उस पे एड्स जो हैं वो कंपाइल्ड हो रहे होते हैं। जब हम इस पे एड्स वगैरह रन कराते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट टाइप के, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि उस केस के अंदर जो है वो हमारे पास पे पर क्लिक के अकॉर्डिंगली चीज़ें होनी चाहिए। शिपिंग ज़ोन्स आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर कराची डिलीवरी 2 दिन के अंदर है, तो आपने भी अपनी वेबसाइट के थ्रू 2 दिन के अंदर ही उसकी डिलीवरी करनी है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ही कराची के अंदर जो है वो सेट हुई हुई है भेजने के लिए, ठीक है? इसके बाद जो है क्या कहते हैं स्मार्ट इन्वेंटरी आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ बी टू बी, बी टू सी जैसी आपके पास जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, यानी कि एक बिज़नेस ट्रांज़िशन बिटवीन बिज़नेस टू बिज़नेस बी टू बी कहलाता है एंड बिज़नेस टू कस्टमर डायरेक्टली जो ट्रांज़िशंस होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बी टू सी। इसी तरीके से डी टू डी होता है, बी टू बी होता है एंड सी टू सी भी होता है, तो वो भी हम जब फर्दर एक डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगी। देन पेमेंट गेटवे की बात की गई है, पेमेंट आपको पता होनी चाहिए कि मर्चेंट से किस तरीके से लेनी है, कि मतलब अगर ₹200 फिक्स डिलीवरी है तो आपको पता होनी चाहिए अपने
अपने प्रोडक्ट पे कि आपने ₹200 वो डिलीवरी लेनी है, वो कस्टमर ही आपका पे करेगा। कौन से पेमेंट गेटवे से पे करता है, वो आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान में रहते हुए आप जस्ट कैश एंड पेपाल का यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, लेकिन पेपाल बहुत पेपाल पाकिस्तान के अंदर है नहीं, ठीक है? तो उसकी यूटिलाइज़ेशन करने के लिए हम स्ट्राइप का या जैसे का यूज़ करते हैं, तो वो पेमेंट गेटवे आपको पता होना चाहिए लाज़मी। तो ख़ैर यहाँ तक हमारे पास थोड़ी नॉर्मल चीज़ें थी। देन सबसे पहला टास्क जो है वो यहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं। कहता है योर टास्क फॉर डे 1 चूज़ योर मार्केट प्लेस टाइप। सबसे पहले अपनी मार्केट प्लेस की टाइप चूज़ करो। मैं आपको यही कहूँगी कि आपका जो हैकाथॉन है उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी मार्केट प्लेस की जो है ना वो टाइप चूज़ करो। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के पास या तो क्यू कॉमर्स है या तो रेंटल है और बहुत ही कम जो है क्या कहते हैं गो थ्रू मैं एक बार और कर लूँगी जो है वो टेम्पलेट है जो कि ई-कॉमर्स पे बेस करते हैं। ई-कॉमर्स पे वैसे तो सब बेस करते हैं लेकिन जो एक स्पेसिफिक ई-कॉमर्स की कैटेगरी आती है ना उसमें ई-कॉमर्स में काफ़ी कम टेम्पलेट बेस करते हैं। फर्नीचर्स वाली, कार्ड्स वाली, फूड वाली जो फर्नीचर कार्ड्स वाली जो रेंटल में जाएँगी और क्यू कॉमर्स वाली जो हैं वो फूड वगैरह वाली वो सब क्यू कॉमर्स में जाएँगी और बाकी जो आपकी जो है क्लॉथिंग की यहाँ पे वेबसाइट्स है वो सब जर्नल ई-कॉमर्स भी जाएँगी, तो अब इसके अकॉर्डिंगली ना देख लेना। तो सबसे पहले जो है वो देख लो कि क्या चीज़ देखो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि आपकी कौन-सी मार्केट प जो है क्या कहते हैं ई-कॉमर्स के अकॉर्डिंगली मार्केट प्लेस टाइप है और आप उसका जो है ना वो प्राइमरी पर्पज़ बताओ। अब ना ये आप जो है क्या कहते हैं थोड़ा-सा लिख सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे एक जो है वो इमेज बना के रखा हुआ है कि जैसे मैंने रेंटल जो है वो ई-कॉमर्स को यहाँ पे सर्च किया मैंने जो है क्या कहते हैं आप लोग की ज़्यादातर रेंटल ई-कॉमर्स है ना क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली कोर्स नहीं करती। तो यहाँ पे आप लोगों की ज़्यादातर जो टाइप है वो रेंटल ई-कॉमर्स की है। तो इस तरीके से रेंटल ई-कॉमर्स के बारे में थोड़े-से पॉइंट्स लिखो इसके साथ-साथ की बेनिफिट्स बताओ। आपके भी अगर क्यू कॉमर्स है तो क्यू कॉमर्स के बारे में थोड़ा-सा लिखो और उसके की बेनिफिट्स बताओ, ठीक है यहाँ पे। क्योंकि आपने ये लिंक्डइन पे अपलोड करना है तो मेक श्योर करो कि इस तरीके से अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको डिफाइन करो, ठीक है। दोनों चीज़ें आप जब इसे डिफाइन कर दोगे तो डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है आपका ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। देन आपके पास जो दूसरा टास्क है वो है आपके बिज़नेस गोल से रिलेटेड। अब अपने बिज़नेस गोल्स के बारे में ना आपने यहाँ पे चीज़ें बतानी है। तो बिज़नेस गोल्स भी इसी तरीके से होंगे, 4 सवाल किए मैं चारों का आपको इन डिटेल आंसर बताती हूँ अभी और फिर हम जो है वो इसको भी देखेंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पे कंपाइल करना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बताने से पहले बता दूँ आंसर बताने से पहले बता दूँ कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर परेशान होके घूमते हैं कि हैकाथॉन करना किस तरीके से है। और जितने भी न्यू कमर्स मेरी वीडियोज़ देखकर अपने चैनल पे वीडियोज़ बनाते हैं, खुदारा पहले वीडियो को देखा करें, उसको समझा करें और फिर आगे अपने चैनल पे उसको जो है वो रिक्रिएट किया करें। गलत-सलत नॉलेज जो है वो हैकाथॉन से रिलेटेड बच्चों को नहीं प्रोवाइड किया करें। जैसे आप लोगों ने मॉक एपीआई वाले सेक्शन के अंदर सारी गलत-सलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। इस तरीके से हैकाथॉन में चीज़ें नहीं खराब किया करें। तो जो आपका यहाँ पे स्टेप नंबर 2 होगा, उसमें आपने क्या करना होगा अपने बिज़नेस गोल बताने हैं। सबसे पहले वो पूछ रहा है व्हाट प्रॉब्लम डज़ योर मार्केट प्लेस एम टू सॉल्व? आपने यहाँ पे बताना है मार्केट प्लेस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका क्या एम है? आप किस तरीके से उसको जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हो। तो मैंने उर्दू में लिखा है आसान अल्फाज में क्योंकि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, चैटजीपीटी से खुद ही अंग्रेज़ी में लिखवा लेंगे, लेकिन एटलीस्ट पता तो हो कि जब चैटजीपीटी आंसर दे तो उसको हमें बताना क्या है। तो ये मार्केट प्लेस जो भी आप यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे हम रेंटल मार्केट प्लेस की बात करें, तो ये उन लोगों के लिए जो सिर्फ़ लिमिटेड टाइम के लिए चीज़ें खरीदना चाहते हैं। ठीक है, मगर उन्हें जो है यहाँ पे जो खरीदारी करनी है वो जो है क्या कहते हैं एक नॉर्मल स्टार्टअप की कंडीशन के अंदर है। जैसे नॉर्मल स्टार्टअप्स होते हैं या हमारे पास यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वगैरह चीज़ें खरीदते हैं ना, उनके लिए जो छोटे मार्केट प्लेस होते हैं वो रेंटल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है। जिससे उन्होंने खुद भी यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है क्या कहते हैं कस्टमर्स को अगर जो है वो हार्डली फाइंड हो कि उन्होंने किस तरीके से ग्रोसरी वगैरह को कंपाइल करना है, तो वो क्यू कॉमर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर उनको एक्सपेंसिव टूल्स वगैरह कोई चीज़ें खरीदनी है, तो भी वो जो है ना वो क्यू कॉमर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रेंटल ई-कॉमर्स के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्यू कॉमर्स का ऑलरेडी फॉर्म में लिखा हुआ है ज़्यादातर, ठीक है। फिर पूछता है व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस? अगर आप रेंटल ई-कॉमर्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट जो अपार्टमेंट या हॉस्टल के लिए टेम्परेरी फर्नीचर चाहते हैं, वो इस तरीके की छोटी वेबसाइट से फर्नीचर ले सकते हैं। स्टार्टअप जिन्हें लिमिटेड स्टॉक चाहिए अपनी व्हीकल के लिए या फिर अपने फर्नीचर के लिए या फिर अपनी और इस तरीके की चीज़ों के लिए, वो रेंटल ई-कॉमर्स वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। फैमिलीज़ जो कि शॉर्ट टर्म इवेंट्स के लिए कुछ जो हमारा फर्नीचर वगैरह है वो रेंट करना चाहती हैं। इंटरवुड सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल है। रेंटल ई-कॉमर्स के थ्रू तो जो है क्या कहते हैं इस तरीके की टारगेट ऑडियंस को हम लोग जो है वो यहाँ पे टारगेट करते हैं। ऐसे लोग जो सस्ती गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, ऐसे लोग जो सस्ता फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनको जो है वो टेम्परेरी फर्नीचर चाहिए किसी अपने इवेंट के लिए अक्सर होता है ना आपको डेकोरेशंस के लिए, इवेंट वगैरह के लिए थोड़ा बहुत फर्नीचर चाहिए होता है, सोफ़े वगैरह, तो वो सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? वो सारी चीज़ें जो है वो रेंटल ई-कॉमर्स वाले पोर्शन में आती हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन यहाँ पे पूछेगा व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज़ विल यू ऑफर? तो जो भी अपना टेम्पलेट चूज़ किया
उसमें जाके देखना, ठीक है? जैसे रेंटल में क्या आते हैं, सोफ़ाज़ आते हैं, टेबल्स आते हैं, फर्नीचर्स आते हैं, यहाँ पे बेड्स आते हैं। इसके अलावा व्हीकल्स की अगर बात करूँ तो कार्स, बाइक्स वग़ैरह आपके पास खुद भी टेम्पलेट्स हैं, ठीक है? उसमें से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इवेंट के इक्विपमेंट की बात करें तो टेंट्स आते हैं, चेयर्स आते हैं, स्पीकर्स आते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी यूटिलाइज़ेशन में होती हैं। जिनका भी कार वाला टेम्पलेट है, जिनका भी यहाँ पे फर्नीचर वाला टेम्पलेट है, तो हमारे पास लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, पिलोज़ हैं, साइड टेबल्स हैं, इट कुड बी सो मेनी थिंग्स। अपने टेम्पलेट से फाइंड करो एंड फाइंड करके जो है ना इसको स्पेसिफिक यहाँ पे लिखो। देन कहता है व्हाट विल सेट योर मार्केट प्लेस अपार्ट। आपका मार्केट प्लेस जो है ना वो बाकी मार्केट प्लेस से डिफरेंट किस तरीके से। आप अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड करते हो, लेकिन अफोर्डेबल का मतलब ये नहीं है कि जो है क्या कहते हैं, अगर कोई चीज मार्केट के अंदर जो है वो 10,000 की मिल रही है तो आपने वो 1,000 के अंदर सेल करना शुरू कर दी। डू नॉट कीप द प्राइसेस लाइक दिस। अगर आगे चल के प्राइसेस आपके हाथ में आती हैं तो डोंट सेट द प्राइसेस लाइक दिस। थोड़ा बहुत मार्जिन रखो कि अगर 10,000 में मिल रही है तो आप 7-8 में उसको जो है वो अपना प्रॉफिट रख के सेल करो। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वो अफोर्डेबल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। आप डेली, वीकली, मंथली अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली बताओ कि भई अगर हमने एक सोफ़ा आप हमारी वेबसाइट से खरीदते हो तो डेफिनिटली आप इसको सालों तक यूज़ कर सकते हो, लेकिन सालों तक मत यूज़ करो, उसको जो है थोड़े बहुत टाइम के बाद रिप्लेस भी कर लो। इसके साथ-साथ क्या है कि हम फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। हम 2 डेज़ के अंदर आपको डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, बता इसलिए रही हूँ ताकि सुनो, समझो और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को यहाँ पे यूटिलाइज़ करो। तो अगर मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंगली हम वापस आएँ तो देखो यहाँ पे भी इसने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हम जो है क्या कहते हैं किस तरीके से यहाँ पे अपनी चीज़ों को कंपाइल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म्स में कैसे उन्हें दे सकते हैं, इको फ्रेंडली किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपने जैसे अभी हम सेट अपार्ट की बात करें तो स्पीड, हम कितनी स्पीड से जो है वो प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, कितनी अफोर्डेबली, कितनी अच्छी पैकिंग के साथ उसको डिलीवर करते हैं। बहुत सारे लोग पैकेजेस डिलीवर करते हैं लेकिन वो टूट-फूट के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो है वो अफोर्डेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। आप कस्टमाइज़ेशन में क्या चीज़ देते हो? बड़े लोग कस्टमाइज़ फर्नीचर बनाते हैं। अगर आपकी फर्नीचर की वेबसाइट है, कार्स की वेबसाइट है, तो आप कस्टमाइज़ेशन का जो लुक है ना वो इसमें प्रोवाइड आउट कर सकते हो। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी कंपाइल्ड हो जाएँगी आपके 2 टास्क के अंदर। अभी इसलिए परेशान नहीं हो कि मैं सब चीज़ें बता रही हूँ, उसको करना कैसे है, वो भी बताऊँगी ये करना कैसे है। देन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है इस पूरे के पूरे कंपाइलेशन की, वो है डेटा स्कीमा से रिलेटेड। स्कीमा के बारे में पता होना चाहिए कि स्कीमा बेसिकली होता क्या है। देखो, जब किसी वेबसाइट पे आते हैं ना, तो किसी भी वेबसाइट पे आने के बाद इस तरीके का लुक आपके पास आता है, लेकिन जो स्कीमा हमारे पास होता है ना वो इससे बिल्कुल डिफरेंट स्कीमा होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रख के इंस्पेक्ट करूँ, तो इंस्पेक्ट में आपको जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? इसके बॉडी एलिमेंट्स एंड ये सारी चीज़ें आप खुद जिस तरीके से फ्रंट एंड में पढ़ते हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइज़ होती हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक प्रॉपर स्कीमा के अंदर लिखी जाती हैं और ये स्कीमा जो होता है वो क्या होता है, सर्च कंसोल के अंदर हमारे पास अपडेट होता है। इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको और दे देती हूँ कि अगर मैं व्यू पेज सोर्स करती हूँ, तो यहाँ पे देखो कि ये जो है क्या कहते हैं इसको, ये लाइन रैप खर्च अगर हटाऊँ तो ये देखो यहाँ पे कितनी सारी डिटेल्स लिखी हुई है ना, तो ये सारी डिटेल इस तरीके से लिखूँगी तो जो है बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको स्कीमा वाइज़ लिखूँगी तो स्कीमा वाइज़ हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो यहाँ पर एक स्कीमा जो है वो स्कीमा चेक फॉर वेबसाइट करके दिखा देती हूँ, अपनी वेबसाइट का स्कीमा चेक करके दिखा देती हूँ ताकि जो है किसी किस्म की जो है आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आपको पता भी चल जाए कि एग्ज़ैक्टली स्कीमा जो होता है ना वो हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है? तो गूगल पे आपने डायरेक्टली क्या करना होता है, आना होता है, जो भी आपकी वेबसाइट होती है आपने उसका जो है वो स्कीमा लिखना होता है और फिर टेस्ट यूआरएल पे आप क्लिक करते हो ताकि 1 से 2 सेकंड के अंदर जो है वो आपका सारा डेटा फेच करके ले आए, जो है वो रिजल्ट दिखा दे यहाँ पे हमारे स्कीमा से रिलेटेड। तो 1 से 2 सेकंड लेगा स्कीमा में, हमारे पास यहाँ पे कंपाइलेशन हो जाएगी। तो देखो इसने मेरा जो है वो स्कीमा डिटेक्ट कर लिया, इसने एक पेज को क्रॉल किया कंप्लीटली, से बताया कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, सारी चीज़ें और बाकी चीज़ें जो भी चेक करनी है वो कहाँ जाके चेक करो, सर्च कंसोल में चेक कर लो। अब ये देखो ये पूरा का पूरा मेरे वेबसाइट का स्कीमा जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मेरी वेबसाइट कैसे बनी है, क्या-क्या चीज़ें देती हूँ, क्या-क्या चीज़ें करती हूँ। यहाँ पे देखो 0 एरर है, 0 वार्निंग है, 2 आइटम इसने डिटेक्ट किए, बाकी कलेक्शन पेजेस में भी 0 एरर है और एचटीएमएल के अंदर भी मेरे 0 एरर्स हैं। इसका मतलब मेरी वेबसाइट गूगल के अकॉर्डिंगली क्या है, बहुत, बहुत, बहुत हद तक बेटर वर्किंग करती है। तो दिस इज़ हाउ द स्कीमा इज़ एक्चुअली वर्किंग एंड गूगल क्या करता है, गूगल इज़ एक्चुअली रीडिंग योर स्कीमा ओवर हियर और उसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करता है कि वेबसाइट को कितनी कंपाइलेशन प्रोवाइड करनी है एंड कितनी कंपाइलेशन प्रोवाइड नहीं करनी। तो अब क्या है, देखो जब हम ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस पे जाते हैं ना, तो इसका स्कीमा भी आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं जो है वो यहाँ पे
दराज़ .pk के ऊपर जाती हूँ, ठीक है? मैं सिंपली दराज़.pk का अगर स्कीमा जो है वो यहाँ पे टेस्ट करती हूँ और इसको जो है वो हम कंपाइल करके देखते हैं कि इसका स्कीमा किस तरीके से आता है, ताकि तुम्हें एक अच्छा आइडिया हो जाए कि एग्ज़ैक्टली ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे स्कीमा किस तरीके से वर्क करता है। अभी तुम्हें ये तो पता चल गया कि स्कीमा में क्या होता है कि ये जो गूगल होता है वो स्कीमा रीडिंग के अकॉर्डिंगली आपके वेबसाइट को डिफ़ाइन करता है। चलो ये 2 से 3 सेकंड लेगा, इसको आने देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आइडेंटिफ़ाई करना है अपने मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंगली कि आपके प्रोडक्ट क्या हैं, अवेलेबल हैं, सेल पे हैं, रेंट पे हैं, ऑर्डर जो है वो आपकी कौन-सी ट्रांज़ैक्शन के बिटवीन हो रही है, कस्टमर्स क्या हैं, डिलीवरी ज़ोन क्या है, शिपमेंट क्या है और आखिर में आपकी पेमेंट क्या है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले अपने जो है क्या कहते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट और ऑर्डर की बात करूँ, तुम्हारा जो भी कोई सिंगल ऑर्डर है वो किस तरीके से हो सकता है, वो वन और मैनी प्रोडक्ट्स हो सकता है। यानी कि कैसे वन और मैनी प्रोडक्ट्स होता है, वन और मैनी प्रोडक्ट कैसे हो सकता है कि एक यूज़र जो है वो एक प्रोडक्ट भी एक वेबसाइट से ऑर्डर कर सकता है और वो मैनी प्रोडक्ट भी एक वेबसाइट से ऑर्डर कर सकता है, ठीक है? एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो रेंट हो सकता है मल्टीपल टाइम। अगर मेरी कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि मल्टीपल जो है वो यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पे मैं जो हूँ क्या करती हूँ, मैं चेयर्स को जो है ना एज़ अ रेंट जो है वो प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? अब क्या हो सकता है कि एक कस्टमर बोले कि मुझे 50 चेयर्स चाहिए और एक बोले कि मुझे 100 चेयर्स चाहिए। दोनों की दोनों चेयर्स एक जैसी हैं लेकिन मल्टीपल टाइम क्या हो रही हैं, रेंडर हो रही हैं और डिफरेंट-डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स हैं उनको रेंडर की जा रही हैं। तो एक प्रोडक्ट मैनी ऑर्डर से भी कंपाइल कर सकता है और जो है क्या कहते हैं मैनी ऑर्डर एक प्रोडक्ट को भी कंपाइल कर सकते हैं। इस तरीके से ऑर्डर और कस्टमर्स में क्या होगा हमारे पास कि एक कस्टमर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है और जो है वो एक कस्टमर एक ही ऑर्डर आपके पास भी कंपाइल कर सकता है। इसके बाद ऑर्डर और डिलीवरी ज़ोन आता है, वो आपके अपने-अपने अकॉर्डिंगली आता है। जैसे मैंने बात की थी कि कराची की डिलीवरी जो है वो ₹200 होती है, लेकिन अगर आउटसाइड द कराची आप कहीं डिलीवर करते हो तो ऑब्वियसली डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा आते हैं आपके पास। तो वो इसी के अकॉर्डिंगली ज़ोन के अकॉर्डिंगली डिलीवर होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मुझे नॉर्मली कभी बेडशीट्स ऑर्डर करनी होती है तो अगर मैं वो गुल अहमद से ऑर्डर करूँ तो मुझे शिपिंग चार्जेस सिर्फ़ ₹100 लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे घर से गुल अहमद तक का जितना भी डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसलिए वो 200 के बजाय मुझसे सिर्फ़ ₹100 चार्जिंग करते हैं डिलीवरी की। लेकिन हो सकता है कि आप अगर ऑर्डर करो तो आपसे ज़्यादा चार्जेस लें। क्यों? क्योंकि आपके और उनके जो बीच में ज़ोन्स का डिफ़रेंस है ना वो अगर डिफरेंशिएट होता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो डीसी जो है वो आपसे यहाँ पे चार्ज करते हैं। लेकिन अगर सेम ज़ोन होता है तो वो समटाइम क्या करते हैं आपकी डिलीवरी ज़ोन्स के अकॉर्डिंगली उसको कम भी चार्ज करते हैं और फ्री डिलीवरी की सर्विस तो आपको पता है कि ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती है। ड डिलीवर कैसे हो सकता है? एक ही ज़ोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिलीवर हो सकती हैं और जो है अलग-अलग ज़ोन में भी बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो डिलीवर किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए अपने मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंगली। वो आइटम जो आप परचेज़ कर रहे हो या रेंट पे दे रहे हो उसकी कोई स्पेसिफिक आईडी होगी, स्पेसिफिक नाम होगा, स्पेसिफिक प्राइस होगी, स्पेसिफिक स्टॉक होगा। यहाँ से बातों को बहुत गौर से सुनना क्योंकि अब बताऊँगी कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है आपने, ठीक है? ऑर्डर जो जा रहा है वो हमारे पास यूज़र के अकॉर्डिंगली सेक्शन हो रही होगी। उसमें यूज़र की एक ऑर्डर आईडी होगी, एक कस्टमर इन्फो होगा, एक ऑर्डर डिटेल्स होंगी और फिर उसका स्टेटस होगा कि एक्टिव है, कंप्लीट है, कैंसल है, क्या है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। इसी के साथ-साथ क्या होगा हमारे पास कस्टमर्स होंगे। कस्टमर्स में भी क्या होता है कस्टमर की एक आईडी होती है, उसका नाम होता है, उसका इन्फॉर्मेशन होती है। अब आपने देखा है ना आप समटाइम ऑर्डर करते हो तो वो क्या करता है कि वो कॉल करके वेरीफाई करता है कि आपका ऑर्डर स्टेटस एक्टिव है, आपने ये ऑर्डर किया है तो उसको कंपाइल करना है या नहीं करना है। इसी तरीके से डिलीवरी की अभी मैंने बात करी। ज़ोन वाइज़, एरिया वाइज़ और जो आपके आपने अक्सर देखा होगा ना कि एक ही जो है वो आपके पास डिलीवरी बॉय होता है जो आपके सारे पार्सल लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो डिलीवरी में आपके पास ज़ोन वाइज़ आता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं जो कि है हमारे पास यहाँ पे कंपाइलेशन। अब कंपाइलेशन में ना हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ठीक है? कंपाइलेशन में 2 चीज़ें क्या है, बेसिकली तुमने करना क्या है, बेसिकली इन्होंने आपको यहाँ पे बोला है कि आपने जो है ना वो एक यहाँ पे विजुअलाइज़ेशन डायग्राम बनानी है कुछ इस तरीके की। अब इस तरीके की विजुअलाइज़ेशन डायग्राम में डायरेक्टली आपने ये चीज़ नहीं बतानी है। अच्छा हम यहाँ पे देखें तो देखो गूगल ने जो है क्या कहते हैं दराज़.पीके को जो है वो कंपाइल किया लेकिन दराज़.पीके ने एज़ अ ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है वो अपना जो है रिच स्कीमा पे काम ही नहीं किया हुआ, ठीक है? आपने उनके कंसोल में जाके ही देखना होगा। लेकिन ख़ैर इस तरीके से जो है वो हमारे पास डेफ़िनेशन होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो आपने करना ये है कि आपने जो है वो अपना स्कीमा डिज़ाइन करना है। स्कीमा डिज़ाइन करते हुए जो-जो चीज़ें इसमें एलिमेंट इन्होंने बताया उसमें आपने प्रोडक्ट्स वग़ैरह बताने हैं। प्रोडक्ट्स के साथ-साथ जो है ऑर्डर, इसके साथ-साथ कस्टमर्स, डिलीवरी ज़ोन और शिपिंग आपने बताना है। और अच्छा ये सारी चीज़ें जो आप बताओगे, ये आप कहाँ बताओगे? ये आप बताओगे पेपर के ऊपर कंप्लीटली ड्रॉ करके। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि भई आपने ड्रॉ कैसे करना है एंड इसकी आपने कंपाइलेशन कैसे करनी है, ठीक है?
तो सबसे पहले देखो एक जो है इस तरीके का रेक्टेंगल पेपर लेना। रेक्टेंगल पेपर लेने के बाद इस पेपर को ना थोड़ा-सा डिलीवरी वाइल जो है वो अपने पास यहाँ पे कंपाइल कर लेना। जब इसको कंपाइल करोगे तो सबसे पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना। सबसे पहले प्रोडक्ट बताना। प्रोडक्ट में आपके पास कौन-सी चीज़ होती है? आईडी, नेम, प्राइस एंड स्टॉक। अब मैंने जैसे लिखा है आईडी 1 नेम लैपटॉप। अब यहाँ पे लैपटॉप मत लिखने लग जाना। अपने टेम्पलेट में जाके देखना तुम्हारे पास क्या चीज़ है। टेबल है तो टेबल लिखो, सोफ़ा है तो सोफ़ा लिखो, कार्ड्स हैं तो कार्ड्स लिखो, फूड का कोई आइटम है तो फूड का कोई आइटम लिखो। उसके अकॉर्डिंगली अगर टेम्पलेट में प्राइस दी गई है तो प्राइस लिखो, और अगर नहीं दी गई तो एक सूटेबल प्राइस जो है वो सोच कर यहाँ पे प्राइस मेंशन करो। देन मैंने स्टॉक 25 लिखा है, आप 25 को आगे पीछे दाएँ-बाएँ कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। अगर फूड का स्टॉक है तो डेफिनिटली कम रखना, फर्नीचर स्टॉक है तो भी नॉर्मल स्टॉक रखना, 20 टू 25 या 50 तक रखना। लेकिन अगर बाकी चीज़ें क्लॉथिंग वगैरह इस तरीके की चीज़ें हैं तो उनको जो है वो यहाँ पे कंपाइल कर लेना। मिनिमम मिनिमम 45 टू 50 के बीच में ही रहना, इससे ज़्यादा आगे की तरफ अपना स्टॉक लेके नहीं जाना। देन उसके बाद क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? ऑर्डर डिटेल्स आती हैं, ठीक है? ऑर्डर डिटेल्स में क्या होता है कि ऑर्डर डिटेल्स की एक अपनी आईडी होती है, ऑर्डर की एक अपनी आईडी होती है। फिर हर एक प्रोडक्ट जब वेयरहाउस में रखा होता है, तो उसकी एक प्रॉपर आईडी होती है, ठीक है? वो उस तरीके से आईडीज़ आपने डिफाइन करनी है। मैंने ये 201, 301, 101 लिखा है ना, यही नहीं लिखने लग जाना है। इसको थोड़ा बहुत इधर-उधर दाएँ-बाएँ कर लेना। जैसे 401, 501, 701 ऐसे इसको जो है वो थोड़ा-सा इंटीग्रेट कर लेना आगे-पीछे करके, या अगर यहाँ पे चाहो तो ऑर्डर डिटेल में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था एसकेयू लिख के एसकेयू 201 लिख लो, एसकेयू 301 लिख लो, ऐसे करके ना इसको डिफाइन कर लेना। अब जितनी भी क्वांटिटी उसने ऑर्डर की हो क्वांटिटी में वो ऑर्डर लिखना। मैंने 2 लिखा है, आप 1 चाहो तो 1 भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? इसके बाद क्या होगा, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर भी ऑर्डर के अंदर जो क्वांटिटी होगी वो भी अलग-अलग होती है भाई, उसमें भी ऑर्डर आईडी अलग होती है, कस्टमर की आईडी अलग होती है, टोटल अमाउंट वो कितना देगा वो अलग होता है, उसका स्टेटस एक्टिव है कि नहीं है वो भी जो है वो आपने पहले कंपाइल करना होता है। जब कोई आप जो है वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट रखते हो, वो प्रोडक्ट आपको जो है वो ऑर्डर किया जाता है। जब वो ऑर्डर किया जाता है तो आप वहाँ पे चेक करते हो कि भई इसकी ऑर्डर आईडी ये है, कस्टमर की डिटेल्स में कस्टमर की आईडी ये है, इतना अमाउंट कस्टमर ने देना है और कस्टमर का स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। जब आपके कस्टमर का स्टेटस एक्टिव होता है तो आप क्या करते हो, आप कस्टमर की डिटेल चेक करते हो कि भई कस्टमर की आईडी है जो हमारे पास लिखी हुई आ रही है। जैसे अगर दोनों जगह देखो ऑर्डर्स एंड कस्टमर आईडी के अंदर यहाँ पे भी 401 है, यहाँ पे भी 401 है, तो मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें एक जैसी रखनी है आपने। उस ऑर्डर की कंपाइलेशन में कस्टमर की डिटेल्स देखोगे तो यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे मैंने कस्टमर की आईडी 401 रखी है, देन अपना नाम रखा है, ईमेल रखा है और घर का एड्रेस रखा है जहाँ पे आपने डिलीवरी करनी है। अब ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास एज़ एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एज़ एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये दोनों चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दोनों चीज़ें होंगी तो भई हम आगे डिलीवरी ज़ोन में जाएँगे ना, ठीक है? जब आपका ये ऑर्डर यहाँ तक कन्फर्म हो जाता है स्टेप 3 कस्टमर्स तक, तो आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, एक कहलाता है डिलीवरी ज़ोन और एक कहलाता है शिपिंग। तो पहले डिलीवरी ज़ोन की बात करते हैं। डिलीवरी ज़ोन में क्या होता है कि देखो हर एक एरिया का अपना-अपना स्पेसिफिक पोस्टल कोड होता है। लड़कों का नहीं पता लेकिन लड़कियाँ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑर्डर करती हैं तो सबको अपने-अपने एरिया के पोस्टल कोड पता होंगे। जैसे मैंने अपने एक एरिया का पोस्टल कोड लिखा है 75200, ठीक है? फिर तुम्हारे ज़ोन का भी एक प्रॉपर नाम होता है, ठीक है? उस तरीके से अपने ज़ोन का एक प्रॉपर नाम लिखो। इतना बड़ा कराची है, 100 जो है वो जगहें हैं कराची के अंदर, तो सब जगह का ज़ोन का नाम अपना अलग-अलग होता है, ठीक है? फिर जो कवर एरिया है वो अलग होता है। फिर सम टाइम क्या होता है कि आपके जो है वो ड्राइवर्स स्पेसिफिक होते हैं आपके अकॉर्डिंगली, डिलीवरी ज़ोन के अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने अभी बात की थी कि एक ही आपने अक्सर देखा होगा कि अगर टीसीएस से आप कोई चीज़ मँगा रहे हैं, तो एक ही डिलीवरी बॉय है जो आपके यहाँ पे बार-बार उसी को डिलीवर करता है, वो चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने असाइन किए हुए होते हैं। तो इस तरीके से ना आपने इस चीज़ को लाज़मी चेक करना है। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे पिक्चर नज़र आ रही है, ये आपने प्रॉपर पेपर पर बनानी है अपने हाथ से, पेंसिल से, पेन से, अच्छे तरीके से पेन से बनाना अच्छे से, ताकि एटलीस्ट तुम्हारी पिक्चर नज़र आए, ठीक है? और जो तुमने लिखा है वो सब पढ़ने में नज़र आए। इस पे जो है वो फूल पत्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने बेसिक लेवल पे पेंसिल से ही अपने पेपर के ऊपर बनाना है, इसको समझना है। अब तुम इसमें चीज़ें आसान कर सकते हो। चीज़ें आसान कैसे कर सकते हो? अभी जो मैंने पीछे तुम्हें सारी की सारी चीज़ें दिखाई हैं, उन्होंने जो पीडीएफ में भी तुम्हें लिख के दी हैं, उसके अकॉर्डिंगली तुम इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ों का एडिशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जाओ, अगर अपने जो है क्या कहते हैं
कंपाइलेशन के अंदर जब तुम प्रोडक्ट्स बनाओ तो मैंने 3-4 चीज़ें रखी है ना, जैसे आईडी रखी है, नाम रखा है, तुम उसमें प्राइस ऐड करो, तुम उसमें स्टॉक बता दो कितना है, तुम उसमें कैटेगरी बता दो, मैंने कैटेगरी नहीं रखी, कैटेगरी बता दो, अगर टैग्स बताना चाहो तो टैग्स भी बता दो। ये सारी चीज़ें आपने कहाँ करनी है, आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन पहले इसको एक बार रफ पेपर पे ड्रॉ करो और फिर इसको जो है वो कंपाइल करो। ये नहीं कि इसके बीच में तुम जो है वो क्या कहते हैं ऐड करके लिखते जाओ, तो समझ में ही नहीं आए कि एटलीस्ट आपने अपना ब्लूप्रिंट बनाया क्या है। ब्लूप्रिंट ढंग से बना होना चाहिए ताकि मैं पढ़ूँ तो मुझे समझ आए, आप पढ़ें तो आपको समझ में आए, ठीक है? तो इस तरीके से आपने इसको कंपाइल करना है, इनको ज़रूर पढ़ लेना। जैसे फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंगली है, तो टाइमलेस बता दो कि 2 दिन में डिलीवर होगा, स्टेटस क्या है, डिलीवर पे है, पेंडिंग पे है, शिपिंग पे है, एक्टिव मैंने स्टेटस रखा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि शिपिंग के ऊपर है, ठीक है? तो ये वाले अल्फाज जो है वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। लकीर के फ़कीर की तरह जो है ना वो सारे काम नहीं करना, इसमें से देख लेना कि अगर कोई चीज़ लगे कि हाँ, मुझे ऐड करनी चाहिए तो उधर लिख देना, ठीक है? बाकी ये कस्टमर्स आईडी है तुम्हारे पास, इसमें भी जो है वो सारी चीज़ें मैंने लिख के दी हैं। ऑर्डर हिस्ट्री अगर कस्टमर ने पहले ऑर्डर किया होता है तो ऑर्डर हिस्ट्री होती है, और अगर नहीं हो तो कस्टमर में आप ऑर्डर हिस्ट्री में नो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एड्रेस के नीचे ऑर्डर हिस्ट्री लिख के यू कैन ईज़िली राइट नो ओवर हियर, ठीक है? इसके बाद जो है डिलीवरी ज़ोन की चीज़ें मैंने आपको बता दी और आखिर में आती है आपके पास शिपमेंट। ठीक है, तो डिलीवरी ज़ोन और ऑर्डर डिटेल के बीच में एक खाना बनेगा जो कि होगा शिपमेंट से रिलेटेड। पहले इस तरीके से बनेगा, ये जो आपका ऑर्डर और ये जो आपका ऑर्डर डिटेल और डिलीवरी ज़ोन होगा ना, इन दोनों के बीच में आपने बनाना है एक शिपमेंट। शिपमेंट की एक स्पेसिफिक आईडी होगी, ऑर्डर आईडी आपकी पीछे से चलती हुई आ रही है यहाँ से, और स्टेटस क्या आ रहा है, ये भी आपका जो है वो ऑर्डर आईडी से एक्टिव से चलता हुआ आ रहा है। तो आपने इस तरीके से इसको जो है ना वो कंपाइल करना है। ऑब्वियसली मैंने कंप्यूटर पे बनाया तो पेपर खत्म हो गया था, बट आपने इस तरीके से इसको कंपाइल करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट्स आएँगे, प्रोडक्ट्स के बाद ऑर्डर डिटेल आएगी, ऑर्डर डिटेल के बाद ऑर्डर आएगा, ऊपर की तरफ कस्टमर्स आएगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन निकालोगे इस तरीके से डिलीवरी ज़ोन, और डिलीवरी ज़ोन के साथ नीचे एरो लगा के शिपिंग को कंपाइल कर सकते हो। अदरवाइज़ जैसे मैंने इसको रिवर्स में किया हुआ है, वैसे ही रिवर्स में करके शिपिंग जो है वो इसके नीचे की तरफ कंपाइल कर दो। तो इस तरीके से आपने प्रॉपर ब्लूप्रिंट, फिर से बता रही हूँ, हाथ से बनाना है पेपर के ऊपर, उसकी तस्वीर लेनी है और उसको जो है वो फिर आपने अपलोड करना है। तो इस तरीके से प्रॉपर जो है वो आपके पास होना चाहिए। लास्ट में उन्होंने कहा है कि अपने स्कीमा को चेक करो, जो-जो सारी चीज़ें बताई हैं वो इसके अंदर होना लाज़मी है। आपकी इन्वेंटरी, आपका इन्वेंटरी का मतलब ऑर्डर आईडी से रिलेटेड डिटेल्स, ठीक है? ऑर्डर की ट्रैकिंग, कस्टमर्स की जो डिटेल्स वगैरह है वो सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए कंपाइल करने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आप स्कीमा पेपर पे बनाओगे, आपने उसकी पिक्चर लेनी है, पिक्चर लेने के बाद जो है वो आपने इसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि आपने इसको जो है वो इमीडिएटली उसके ऊपर पोस्ट नहीं करना। हो सकता है कि आगे हैकाथॉन में जो चीज़ें हैं आप उनको चल के जब डिफाइन करो, तो आपको ये चीज़ बदलनी पड़े। तो ये चीज़ बदलने के केस के अंदर इसको अभी से ही अपलोड मत कर देना, थोड़ा-सा वेट करना 1-2 दिन के चैलेंजेस का, फिर उसके अकॉर्डिंगली अगर इसमें चेंजेस करनी है तो मैं भी बता दूँगी, और अगर आपको लगे कि आपने चेंजेस करनी है तो फिर करके फाइनल ब्लूप्रिंट जो है वो तब आपने जमा कराना है लिंक्डइन के ऊपर। तो जो भी आपका नेक्स्ट इंटरव्यू होगा उसमें वो आपसे पूछ लेंगे। बहुत क्लियरली इसके अंदर इन्होंने जो है क्या कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, डू आई नीड अ सॉफ्टवेयर टू क्रिएट माय डायग्राम? नो, अ हैंड रिटन डायग्राम इज़ सफिशिएंट फॉर नाउ। हाथ से ही बनानी है डायग्राम। खुद उन्होंने बोला है कि कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना है, यूज़ पेपर पेंसिल ओनली। सिर्फ पेपर पेंसिल जो है उसका यूटिलाइज़ेशन करो। हाँ, अच्छा सा एक मार्कर ले लो या अच्छा सा कोई एक जो है वो कंपाइल ले लो, जिससे आप जो है वो इस तरीके की हेडिंग्स वगैरह जो है वो डिफाइन कर सको। बाकी इन्होंने सारी चीज़ें इसी तरीके से बताई हैं पहले दिन की, कि आपने हैकाथॉन कैसे करना है एंड कैसे करके इसको सबमिट कराना है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हैकाथॉन पसंद आया होगा। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। करना सिर्फ आपने यही है कि आपने सिर्फ जो है वो अपना ब्लूप्रिंट बना के रखना है, और अगर चाहो तो कैनवा पे जाके ना इस तरीके से अपनी एक डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हो। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। कैनवा पे चाहो तो इस तरीके से जो है वो अपने मार्केट प्लेस के बारे में 1-2 स्लाइड्स जो हैं वो कंपाइल कर लो, तो अच्छा रहेगा। लेकिन लिखना तो हमने लिंक्डइन पे ही है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिंक्डइन पे डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली अपना आर्टिकल लिख के रखो, जैसे नेक्स्ट डे 15 का लिखा था वैसे ही। अदरवाइज़ जो है वो इस तरीके से कैनवा में बना लो चीज़ें और उसको कंपाइल करो, और ये जो आपकी बनेगी यहाँ
यहाँ पे ब्लूप्रिंट डेटा स्कीमा का ये तो हाथ से बनेगा और हाथ से ही लगेगा और उसको उसी तरीके से बनाना कि जब पिक्चर लेके अपलोड करो तो वो पढ़ने के अंदर आए। हैकाथॉन के जितने भी टास्क होंगे मैं कोशिश करूंगी कि सारे के सारे अपलोड करूं, तो मेक श्योर करो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं हैकाथॉन से रिलेटेड आपको फौरन से पहले पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी कल अपने हैकाथॉन के टास्क नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और आगे मैं फिर से बता दूं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हैकाथॉन जो है वो पुट कर दो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर, ताकि आपका जो सब्सक्राइब है मेरे चैनल पे वो लाजमी कंपाइल्ड हो जाए और आपका हैकाथॉन हरगिज भी मिस नहीं हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।